अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं जी, कैब 5 का। मैं बच्चों से ये कह रहा था कि बच्चे थोड़े से कम हुए, लगता है कि वो पहला मोड ऑफ हो गया है, इस दफ़ा रोज़ का काम रोज़ करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। और दूसरा मोड ऑन हो गया है कि रिज़ल्ट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा रिज़ल्ट जो आना है सो आना है, अगला रिज़ल्ट ख़राब ना करें प्लीज़। ऑनलाइन वालों हफ्ते को इंशाल्लाह मिलेंगे और इत्तेफाक से फिर मैच है, दुआ करो अच्छा हो। जूम मीटिंग में पिछले हफ्ते को भी जूम मीटिंग होती है ना, तो साथ मैच भी था, तो फिर बड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया। शुक्र है FAR 2 वालों की पहले हो गई थी मीटिंग। फ्राइडे को है? नहीं नहीं मैच नज़दीक आ गया एकदम। चलो बस। हाँ, ये बच्चा कह रहा है कि ऑनलाइन वालों को आपने दुआ का बताना था। तो भाई वो ऐसे है कि जुमा के दिन जो आदमी, हदीस में आता है, इसका मफ़हूम है सूरह यासीन और वस्साफ़ात, ये दोनों इकट्ठी सूरतें, यासीन के फ़ौरन बाद सूरह यासीन के बाद आती है। तो हदीस में आता है कि जो जुमा के दिन ये दोनों सूरतें पढ़े और फिर जो भी दुआ करे अल्लाह वो कबूल करते हैं। तो हमारे यकीन में कमी हो सकती है, लेकिन हदीस में जो है वो हक़ है, सच है। तो अगर कोई चाहे ये अमल करना, तो जुमे का दिन कल है, लेकिन आप लोगों को ये लेक्चर जुमे के दिन मिलना है। तो जुमे के दिन मगरिब से पहले पहले, मेरे ख्याल में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको, ज़रूर कीजिएगा। और नहीं तो आखिरत का अजर है ही है जी। ओ भाई मिस कर गया। ओए 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 होए 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 होए। सवाल नंबर 12 शुरू किया था, मैं चाहूँगा कि ये दोबारा करें। ठीक है, इसको फिर एंड तक करें, उसके बाद फिर एक और सवाल करें, उसके बाद फिर मैं एक और सवाल करूँगा। ठीक है, लेकिन जो एक सवाल करूँगा उससे अगला दूसरा सवाल ऐसे करके होगा, वो फिर बाद में बताऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल तो मुझे कल वाला सवाल, इस सवाल का बता दो। तरीका वारदात आपको क्या बताया था? कल टेस्ट नहीं लगाए थे ना, आज टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि चूँकि आपके पास तो रजिस्टर है पूरा, मतलब ऐसे अब आपने जो वर्किंग करनी है तो वर्किंग 1 आप इधर से ही शुरू करें, डेट इंस्टॉलमेंट डाल के आगे खाली जगह छोड़ दें। टेस्ट लगाने पर फाइनेंस लीज बन गई तो आगे प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह वाला कॉलम आ जाएंगे, बैलेंस। और अगर ये ऑपरेटिंग लीज रही तो बस यहीं पे रुक जाएगा काम। ठीक है, तो डेट इंस्टॉलमेंट बस एक लाइन ऊपर छोड़ दिया करो, क्योंकि अगर फाइनेंस लीज हो तो आपको पता है वो लेसर का सवाल है, तो नेट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है पहली लाइन, तो एक लाइन छोड़कर लिख देना। ये मैं तरीका बता रहा हूँ लेसर का सवाल करने का। ठीक है, लेकिन कल का सवाल है, मुझे तो पता है, पर्चे के लिए बताया, मुझे तो पता है कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग। कौन सी? ऑपरेटिंग। आज टेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तरतीब वर्किंग 1 आप किया करेंगे, अपने पास डेट और इंस्टॉलमेंट, ये दो, क्योंकि आपका तो पेज है ना स्टार्ट में, आपका कौन सा बोर्ड है कि आपने एक कोने पर ये लिखना होता है, दूसरे पे ये। तो आप स्टार्ट पे पहला तो सफ़ा वैसे भी रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, दूसरे सफ़े पे जो वर्किंग 1 लिखें वो इस कोने पर लिखें, और ये 2 जगह ये 2 लाइनें लिखकर आगे एक लाइन छोड़कर आपने फिर आगे से इंस्टॉलमेंट्स डालनी, ताकि इन केस टेस्ट लगाने के बाद पता लगे ओ हो ये तो फाइनेंस लीज थी, तो टाइम न ज़ाया हो। ठीक है, अच्छा अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल था एडवांस का। 1 जनवरी 9 पर एसेट लीज पे दिया इसने, 8,000 किराया है जो हर साल 5% रिड्यूस होगा। तो यकम, फिर वही इंस्टॉलेशन लिख दिया मैंने, लगता है FAR 1 ज़्यादा छाई हुई है इंस्टॉलमेंट जी। 1 जनवरी 2000 8,000 बेटा 30 का तो एसेट खरीदा था मैं, रेंटल्स की एनुअल रेंटल्स ये 8,000। ठीक है, तो 8,000 मैं भी कहूँ कल वाला सवाल कराने लगा हूँ। और उसके बाद 1 जनवरी 2010 पे 8,000 माइनस 5% कम करना, 5% ऑफ 8,000। या इसको मैंने कहा था यूँ भी कर सकते हैं, जो जैसे, ये सबसे आसान वाला लिख दिया लेकिन सबको समझ आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल क्या है, इंटू 95%, 7,600। उसके बाद 1 जनवरी 11, अब 7,600 में से माइनस कर दो 5% ऑफ 7,600, या 95% कर दो 76 को जी। ये क्या है, इनकम या कैश? ये कैश है। ये रेंटल्स उसने कहा था, उसको फांसने के लिए कस्टमर को अपना हिसाब उसने पूरा रखा होता है। कस्टमर को क्या कहा, भाईजान आप
तशरीफ़ लाएं मेरे पास। अब पहला किराया 8,000 है, उसके बाद हर साल 5% किराया भी कम करूँगा, और बताएं, ठीक है। तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता, कैश बराबर सराबर नहीं होता, कोई मसला नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम ये कहते हैं हमारा ये एसेट है जिससे हमें फ़ायदा क्या आ रहा है, हमने किराए पे दिया, किराए आ रहे हैं, तो किराए तो बराबर होने चाहिए। स्टैंडर्ड ने कहा स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनकम रिकॉर्ड करो, क्योंकि एसेट तो बराबर फ़ायदा देने के लिए तैयार है। या जैसे यूँ कह लें, अभी डेप्रिसिएशन नज़र आएगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी, तो फिर जो फ़ायदा है उससे वो भी स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए। बहरहाल ये सारी बातें छोड़े, सादा बात। ओह मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, मैंने कैसे कह दिया ये ऑपरेटिंग लीज है, वो तो कल वाली बात थी, होगी ख़त्म। यहाँ पे रुक जाएं और अपने 5 टेस्ट लगाएं और तशरीफ़ लाएं। नंबर 1 आपने बताने हैं। नंबर 1, क्या एसेट लीज के स्टार्ट में लेसी को बगैर पैसे के मिल रहा है? क्या एसेट लीज टर्म के एंड पे को पैसे दे दिलाकर लेसी को मिल रहा है? क्या यूजफुल लाइफ क्या लीज टर्म, यही तो पूछना है, क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन है? ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि असल तो क्या है, असल तो क्या है, लीज टर्म ओवर इकोनॉमिक लाइफ। और सवाल के अंदर हम देखते हैं तो हमें इकोनॉमिक लाइफ गिवन नहीं है, तो फिर लीज टर्म ओवर, ये जो है ये बफलो ब्राउन है, ये क्या है, मजबूरी है। यानी रूल तो पहले पूरा लिखे ना, ये क्या है जी, हमारी मजबूरी है, और मजबूरी मिट गया। मैं फिर कोशिश करता हूँ लिखने की, ठीक है जी, मजबूरी है, मजबूरी है, इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ये असल रूल अपनी जगह कायम है, ठीक है, उसको नहीं छेड़ना आपने। वो स्टैंडर्ड ने कहा है इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन अगर लीज टर्म कवर कर रही है तो फिर यस है, तो ये फाइनेंस वरना ऑपरेटिंग। लेकिन अब हम क्या करें, नहीं इकोनॉमिक लाइफ, तो मजबूरन हमने क्या किया, बोलो आप बताओ, लीज टर्म कितनी है और यूजफुल लाइफ इंटू 100, ये 50% जो होता है, ये 75% से इधर लिख लेता हूँ 50%, ठीक है जी, ये कम है 75 से, तो आंसर इज नो, ठीक है जी। चौथा टेस्ट, पीवी ऑफ एलपी सब्सटेंशियली इक्वल हो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एट इंसेप्शन, यानी स्टार्ट पे खड़े होकर, ठीक है जी, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड पूरा लिखना, चलो लिख देते। अब ये तो है असल उसूल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आके एक मसला पैदा हुआ। हमारे पास लीज पेमेंट्स तो हैं, ठीक है, इनका टोटल क्या बनता है वैसे बाय द वे, 22820 लीज पेमेंट्स तो हैं, लेकिन हमारे पास पूरे सवाल में कहीं डिस्काउंट रेट गिवन नहीं है। तो असल रूल तो क्या है, असल रूल तो क्या है, पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करना है फेयर वैल्यू से, लेकिन नहीं है प्रेजेंट वैल्यू निकल रही, तो हमने मजबूरी में क्या किया, लीज पेमेंट को ही पकड़कर फेयर वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये वाली बफलो ब्राउन है, ठीक है, यहाँ यूजफुल लाइफ वाली मजबूरी बन गई, यहाँ पे लीज पेमेंट वाली। क्या होगा ये तो अब अल्लाह जानते हैं, देखते हैं ना, अभी हमने यूज़ ये कर लेना है, फ़िलहाल मजबूरी है, क्या करें, निकालना भी चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम टेस्ट लगाने से तो बाज नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं मजबूरी के दर्जे में ये टेस्ट लगाना सिखाने लगा हूँ। बताओ जी, क्या है लीज पेमेंट्स, 22,000 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू 30,000, आंसर इज 76% कर लो ना। अच्छा जी, अब 76% आंसर आया, तो मैंने इसका जवाब क्या दिया, देखे सब्सटेंशियली इक्वल कब होता है, जब 90% से ज़्यादा हो जाए, तो मैंने कहा जी इसका जवाब नो है। तो ये भाई कहने लगे गोलियां ना कराएं सर, आपने हमें कहा था पीवी ऑफ एलपी अगर फेयर वैल्यू का 90% या उससे ज़्यादा हो तो ये सब्सटेंशियली इक्वल है। हमें क्या है कि पीवी ऑफ एलपी यूज़ कर रहे हैं एलपी, ये तो जवाब सही नहीं हो सकता। तो फिर मैंने इन भाई को क्या जवाब देना है, अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा।
मैंने इन भाई को ये जवाब देना है कि देखो बेटा, अगर लीज पेमेंट्स 22,000 हैं तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या 23,000 हो सकती है? 24 होगी, 25 होगी। प्रेजेंट वैल्यू तो हमेशा क्या होनी है? कम ही होनी है। अब अगर लीज पेमेंट रख के वो 90 से इतना नीचे चला गया है तो जब पीवी ऑफ एलपी आएगा तो ये तो और ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका भी जवाब क्या है? नो। लेकिन इसके लिए आप लिख लें अपने पास, क्योंकि आपको याद नहीं रहती बात। ऐसे करके लिखें, जल्दी 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 लिखना ज़रा। वैसे आपने खुद लिख लेना चाहिए था, आपको मैं लिखवा रहा हूँ तो इसलिए जल्दी जल्दी लिखें। पहली बात लिखें, टेस्ट 3 बोल दूँ इसको। टेस्ट 3 में ईएल, मैं पूरा नहीं बोल रहा क्योंकि आप फिर पूरा लिखने लग जाते हो। एक बार ईएल बोला, लिखना ईएल है, ठीक है? अब मैं बोलूँगा पूरा। टेस्ट 3 में इकोनॉमिक लाइफ यूज़ करते हैं, लेकिन मजबूरी में यूएल यूजफुल लाइफ यूज़ कर लेंगे। एक ये उसूल हो गया, ना हो इकोनॉमिक लाइफ। तो ठीक है। दूसरा असूल जो सबसे अहम है आज का, मतलब इस सिचुएशन में टेस्ट लगाते हुए, वो क्या है वो भी लिख लें। ओहो, मजबूरी ऊपर पड़ी और स्टार हमने नीचे लगा दिया जी। लिखें, हमने, बल्कि यूँ लिखें, पीवी ऑफ एलपी नहीं थी, हमने एलपी को यूज़ करके टेस्ट 4 लगाया। भाई आपके लिए भी लिखते हैं, आपके लिए भी भाई लिखते हैं। पहले लिख लिया, गुड। पीवी ऑफ एलपी अवेलेबल नहीं थी तो हमने एलपी को यूज़ करके टेस्ट 4 लगाया। तो जवाब 90% से कम आया। तो जवाब 90% से कम, या यूँ लिख लो, तो जवाब 76% आया। यूँ भी लिख सकते हैं। तो जवाब 76% आया या 90% से कम आया, जो भी लिखें, ठीक है। अगर हम पीवी ऑफ एलपी यूज़ करते, अगर हम पीवी ऑफ एलपी यूज़ करते तो जवाब 76% से मज़ीद कम ही होना था। अगर हम पीवी ऑफ एलपी यूज़ करते तो जवाब 76% से भी मज़ीद कम ही होना था। ठीक है जी, फुल स्टॉप। अब पूरी बात क्या बनी? उसूल क्या है? पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू पे, मैं दोबारा बोलता हूँ, किसी का रह गया तो पूरा कर ले, लेकिन सुन लें ज़रा अभी। उसूल क्या है? पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करना। पीवी ऑफ एलपी नहीं निकल सकती सवाल में, निकल सकती है तो बताएं। तो मजबूरी में क्या किया हमने? लीज पेमेंट्स को यूज़ कर लिया। अब आंसर 90 से कम आया, 76% आया है। अगर पीवी ऑफ एलपी यूज़ करते तो ये इससे भी नीचे चला जाना था। तो इसलिए आंसर नो सही है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से ये भाई को चुप कराया, उधर से कोई भाई बोलेगा, सर अगर सवाल में हमारा ये जवाब 93% आ जाए तो फिर इसका जवाब ये है कि ऐसा सवाल आपको फिर नहीं देगा, ठीक है ना। बेतुकी बात ना करें, फिर पूरा डाटा देगा आपको, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता कि आप हवा के अंदर ही बस रह रहे होते हैं, आप बस, ये आपका जहन ऐसा है। ऐसा नहीं होगा कि आपको मजबूरन लीज पेमेंट लेना पड़ा और वो 92-93% पे आ गया। अब आप सोच में हो, अगर डिस्काउंट हो तो हो सकता है नीचे आ जाए, ना हो तो ऊपर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे खुला डुला फ़र्क ही होगा। ओके, क्लियर है। और 5वां सवाल क्या है? स्पेशलाइज नेचर का है ये एसिड, कहीं जिक्र कोई नहीं था, तो सारे क्या हो गए? नो। तो इसीलिए कल हमने इसको कहा था, ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज है। इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं जी, जो कल नहीं लिखा था। मैंने कहा कल ज़रा सवाल कर लें, आज सवाल तो दोबारा भी करना है, लेकिन ये टेस्ट फिर ज़रा अगले सवाल में दोबारा लगा लेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला जी? इट इज़ एन ऑपरेटिंग लीज। तो इसका असर क्या होगा फिर? बताओ ज़रा। वो पहले दिन रेड कलर से लिखा था जब ऑपरेटिंग लीज पढ़ाई थी, क्या है जी? इट इज़ एन ऑपरेटिंग लीज
तो फिर लेसर क्या करे, कीप द एसेट इन योर बुक्स, लेसर कीप एसेट इन बुक्स। लेसर भाई ये लेसर को कह रहे हैं, लेसर भाई एसेट कीप करें अपनी बुक्स में, ठीक है। तो ये वजह थी असल में हमने कल इस सवाल को ऑपरेटिंग लीज वाला सवाल कहा था। ओके, डिसाइडेड। अब पांचों टेस्ट ज़बानी लगाने हैं पर्चे में, ये लिखना सिर्फ मैंने कहा था तब है, अगर आज तक पूछा नहीं वैसे उसने इस तरह से कह दे कि ज़रा टेस्ट परफॉर्म करके दिखाओ। 5 टेस्ट जो हैं ये बोल दे इस तरह से, प्राइमरी टेस्ट, प्राइमरी इंडिकेटर्स वो बता दो, फिर अलग बात है, वरना ज़बानी करना है। और ये नो 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 होते जा रहे थे तब आगे गए, अगर कोई एक भी यस आ जाए तो फिर आगे बस पर्चे के अंदर फिर फाइनेंस लीज बन गई। फाइनेंस लीज बन गई तो यहाँ पे एक और यकम यकम 9 लिखोगे, यहाँ पे 3 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर पीवी ऑफ एलपी, अगर लेसी का सवाल, वैसे लेसर का ही होगा, सॉरी लेसर का सवाल नेट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लोगे और अगला काम बिल्कुल वैसे ही जैसे सीखा। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सका, इसलिए ये तो ऑपरेटिंग लीज है, और ऑपरेटिंग लीज का उसूल क्या है कि आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करना है जी, 22820। अब देखें जितने रेंटल्स हैं ना उससे डिवाइड करना है। अगर सालाना रेंटल्स हैं तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे इंटरेस्ट इनकम की सालाना। अगर 6-6 महीने बाद किराया आ रहा है तो 6-6 महीने बाद काम वही करना है, कैश का आना और फिर इनकम का कमाना। हाँ, वो एनुअल ही घिसता है, तो अगर सेमी एनुअल आ जाए तो कैश का आना और इनकम का कमाना, कैश का आना और इनकम का कमाना, ये 2 दफ़ा हो जाएगा और फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यानी कि एसेट का घिसाना। और अगर क्वार्टरली होगा तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो फिर कैश का आना, रेंट का कमाना, इनकम का कमाना, कैश का आना, इनकम का कमाना, कैश का आना, इनकम का कमाना, कैश का आना, इनकम का कमाना और एसेट का घिसाना, वो एक दफ़ा ही होता है। अब अगर मंथली हो तो फिर इसी तरह 12 दफ़ा बोल लेना घर जाके, ठीक है। ये तस्वीर ओके, आज आपको इसका फ़ायदा पता लगेगा। कल मैंने वैसे ही आपको कह दिया था कि आपको भाई ये मसला भी है, आप जेन्युइन मसले पे हैं, आपको कोई गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे करो। फिर दूसरा मैंने कहा आपको ये मसला भी है, पहले इनकम फिर कैश, नहीं छोड़ो बस मेरी मान लो, वो सही कह रहे हो लेकिन ऐसे कर लो। आज उसकी अफादियत का पता लगेगा आपको कि आपका सवाल एडवांस पे हो या एरियर में हो, आपको सोल्यूशन पे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय 2-4 डेट्स के। तो वो फ़ायदा मिला हमें, ऑपरेटिंग लीज आसान होगी ना, फिर तो मसला ही कोई नहीं रहा, फिर बस एक तरह से सवाल हो जाते हैं, बस पता लग गया हमें, ठीक है। तो इसको अब डिवाइड करना है जी, हमने क्या निकालना है, रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम निकालनी है 22820 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 7607, ठीक है जी। ये है इनकम, तो कैश आएगा, इनकम रिकॉर्ड होगी, फिर कैश आएगा, फिर इनकम, फिर कैश, फिर इनकम। तो ये एंट्रीज की थी हमने। क्विकली ज़रा इसको करते हैं ताकि ये सवाल पूरा हो। ये एनुअल का सवाल पूरा कराऊं, फिर मैंने इसी तरह से सेमी एनुअल का सवाल भी करवाना है ना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आज वैसे ऑपरेटिंग लीज की प्रैक्टिस है, ठीक है। कल उम्मीद है इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरर डीलर की बुनियाद डाल देंगे हम, उम्मीद तो है, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 है पहले, एसेट लेसर ने ख़रीदा 1 जनवरी 2009 पर, तो एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये एसेट वही पीपीई के अंदर फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करेगा, और ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसका जी, 30,000। उसके बाद ये काम कर लेने के बाद हमने टेस्ट लगाए। टेस्ट लगाने के बाद हमने कहा भाई लेसर, ये तो ऑपरेटिंग लीज है, आप इस एसेट को अपने पास ही रखें, अपनी किताबों में ही रखें, ये एसेट यहीं पे रहने दें, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है, ये आप किराए पे देते हो। और कोई एक बच्चा ये कहे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगा लें तो उसके कान के नीचे दूंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, जनरेटर नहीं है, ये मशीनरी नहीं है, व्हीकल नहीं है, ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देने के लिए रखी हुई है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि IS 40 शुरू ही यहीं से होता था। मुझे पता था अभी ये सवाल आने लगा, 1-2 शक्लें ऐसी नज़र आ रही हैं।
कि आप ये एसेट आपका पीपीई कैसे है सर, ये तो किराए पे दे रहे हैं, और किराए पे देने वाले एसेट को तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते थे। भाई वो स्टार्ट ही स्टैंडर्ड यहीं से होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इसके अलावा तीसरी चीज़ मतलब लैंड और बिल्डिंग, कि लैंड है और बिल्डिंग है जो या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है आपने या फॉर रेंटल टू अदर्स, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ नहीं ले लेना उसको, ठीक है। बातें ना किया करो यार प्लीज़, ठीक है, ओके। तो फिर एसेट अपने पास ही रखो। उसके बाद क्या हुआ है जी, आईडीसी भी थी। ओह, यकम जनवरी 2009 आईडीसी का क्या ट्रीटमेंट बताया था, बस ठीक है, हमेशा से ही ऐसे होता था। आप वैसे सोचो ना, आपने ये एसेट किराए पे देने के लिए नहीं खरीदा, ये एसेट अपने लिए खरीदा, तो 6000 आपने अगर कोई ट्रांसफ़र डीड या कोई एग्रीमेंट बनाने के लिए अपने वकील को दे दिए, तो वो आप ज़रूरी खर्चा कह के एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि अगर एसेट आपके अपने इस्तेमाल के लिए था तो फिर ये 30,000 भी 6 साल पे फ़ायदा दे रहा है और वो 6000 भी 6 साल पे फ़ायदा देता। लेकिन ये एसेट आपने खरीदा 30,000 का, 6 साल इसने फ़ायदा देना था, 3 साल के लिए आपने किसी को लीज़ पे दे दिया। तो अब लीज़ करते हुए ये जो एग्रीमेंट पे आईडीसी पे किया आपने, इस आईडीसी का फ़ायदा आपको इस लीज़ की हद तक ही है। अगर वापस आएगा एसेट दोबारा लीज़ करोगे तो ये खर्चा दोबारा करना पड़ेगा, तो 30,000 तो 6 पे डिवाइड होगा, लेकिन 6,000 जो है वो 3 साल पे डिवाइड होगा। ये हमने कल किया था, ठीक है। कोई मसला होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, रिवाइज इसीलिए कर रहा हूँ ये सवाल, ठीक है। यकम जनवरी पर एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये कौन सा कैश पे हुआ है जी, ये आपके समझाने के लिए, वरना कैश क्रेडिट काफ़ी है, ये तो आपके लिए बता रहा हूँ कि ये आईडीसी वाली पेमेंट है। 6,000 लो जी, एसेट तैयार है, लेसी आ जाओ, ले जाओ, लेकिन मैं किताबों से नहीं निकालूंगा क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म वगैरह कोई नहीं है। ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे पास नहीं तकरीबन रह रहा, सारे पैसे तुमसे नहीं ले रहे हम, ठीक है। किराए पे जाओ, ले जाओ, बस इंट्रो वाले किराए पे किए जाना। वो अलग बात है कि हमने वो अप्रोच ऐसी बनाई है, आया कमाया घिसाया वाली, कि सवाल जो मर्जी हरकतें करता रहे, हम सिंपल रहें, वरना है इंट्रो ही, वही इंट्रो ही है। आपने जो है वो कैश पे किया है, रेंट एक्सपेंस जो लेसी होगा कहेगा रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन वो अलग बात है कि कभी एडवांस कभी एरियर, ये वाले मसले चल रहे होते हैं, फिर एनुअल सेमी एनुअल क्वार्टरली, ये सारे मसलों का हल ये अप्रोच है, इससे ये काबू आ जाता है, ठीक है ना। वरना फिर ऐसे खामखा हर दफ़ा सोचना पड़े और गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए एक सीधा तरीका रख लिया, जैसा सवाल भी आएगा ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। तो यकम जनवरी को ही हमने कहा भाई आ जाओ, ले जाओ एसेट। वो एसेट लेने आया, हमने कहा 8,000 इधर रखो ज़रा, पहले किराया लेंगे फिर एसेट इस्तेमाल करने देंगे, एडवांस किराया लेते हैं, हो सकता है ना, एरियर भी हो सकता है, इंशाल्लाह होगा एरियर। एरियर ज़्यादा मुश्किल होता है, मैंने कल पहले एरियर दिखाया था, लेकिन अब सवाल एडवांस का चल रहा है, अगला भी एडवांस का होगा और फिर उसके बाद एरियर आएगा, क्योंकि ये करने के बाद एरियर भी ऐसे ही हो जाना है, फ़र्क कोई नहीं पड़ना, ठीक है, अप्रोच की वजह से जी। तो यकम जनवरी को उसने आके हमें कैश दिया, तो हमने कहा जी पहले आया फिर कमाया की एंट्री होगी। ये ज़रा लॉजिकल भी लगता है ना, ईयर के स्टार्ट पे कैश आ जाता है, ईयर के एंड पे इनकम रिकॉर्ड होती है। मसला तो वहाँ आता है जहाँ एरियर होता है, दोनों इकट्ठे होते हैं, तो आप कहते हैं नहीं 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 पहले कमाया लिखें, तो उसके लिए मैंने मना कर दिया था कि बस आप सेम डेट पे जो एंट्री है, पहले बाद का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो मसला नहीं है। कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 8,000 से, और इस आखिरी दिन जाकर एंट्री कर ली हमने रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। अब एक और तकलीफ़ भी हो जाती है बच्चों को, 7607 है, वो तकलीफ़ ये हो जाती है कि सर जी देखें, बात सुने, कोई शराफत हमारी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, हम नहीं बोलते तो मतलब ये थोड़ा ही है कि हमें समझ ही नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं आप। कैश आ जाए, अभी कमाया ना हो, तो उसको तो हम कभी भी रिसीवेबल नहीं कहते थे, उसको तो हम हमेशा एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेफर्ड इनकम कहते थे। ये तो लायबिलिटी होती है। माना कि आपने डेटर के लेजर को क्रेडिट ही किया, यानी की तो लायबिलिटी रिकॉर्ड है, लेकिन आपने नाम तो रिसीवेबल लिखा हुआ है। हालांकि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पैसे पहले आगे, कमाया नहीं है, तो ये अनअर्न्ड है, डेफर्ड है। ये क्या कर रहे हैं, एडवांस इनकम को आप रिसीवेबल। तो उसके लिए मैंने आपको फिर एक अप्रोच पे डाला था थोड़ा सा, कि बैंक का लेजर बैंक ही रहता है,
तो उसी तरह से एक और भी था, डेटर का लेजर डेटर ही रहता है, पैसे ज़्यादा आ जाए तो रिफ़ंड कर देंगे बाद में। ये आसानी के लिए इधर भी यही अप्रोच लगा रहे हैं। तो जब भी ये एंट्रीज करें, पर्चे के लिए कह रहा हूँ, एक नोट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो ये सवाल एग्जामिनर के जहन में भी तो आ सकता है। तो उसका हल क्या है, आप एंट्रीज के स्टार्ट में लिखेंगे टॉप पे, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट लिखें ये नोट, और इसको लाजमी जुज बनाना है आपने सोल्यूशन का। इस अप्रोच के अंदर ये भी ज़रूरी है लिखना, उसको बता दें, गलत कुछ नहीं है, सिर्फ बता दें, क्योंकि आपने देखा था। मैं यूं कह सकता हूं, फॉर बोथ डेटर या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आई हैव यूज द वर्ड डेटर, कह दें तो मसला कोई नहीं है, लेजर वही यूज हो रहा है। फॉर बोथ बैंक और बैंक ओडी, आई हैव यूज द लेजर वर्ड बैंक, तो कोई मसला है इसमें। तो इसी तरह से उसको लिख के बताना है, बताना ज़रूर है, क्योंकि वो सवाल इसके जहन में भी आ सकता है, जैसे आपके जहनों में आने लगा था अभी। ठीक है, कल तो ज़रा जल्दी में काम था ना, आज ज़रा तसल्ली से कर रहे हैं, ये काम पक्का कर रहे हैं। ठीक है, आज प्लस्तर कर रहे हैं उसको, ऑपरेटिंग लीज को। तो क्या लिख रहे हैं हम, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट या एडवांस या जो भी डेफर, ठीक है, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट, वही है आई हैव, अपने पर्चे में लिखना है ना, वो कहेगा मशवरा करके शायद एग्जाम हॉल में बैठ के सब, आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, ऐसे करके रूल लिखना है, ये टॉप पे लिखना है वैसे आपने, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल पूरा लिखिएगा एंड अनअर्न्ड रेंट। अभी देखेंगे इंशाल्लाह, लेजर से निकल आया करेगा, दोनों निकलेंगे, दोनों अपने हिसाब से ही, लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी निकलेगी, एसेट होगा तो एसेट ही निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा उधर हो जाओ, इधर आगे आ जाओ, आ जाओ मेरे चांद, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी। फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट, आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। अब ये जुमला आपने टॉप पे लिखना है और फिर एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। अनअर्न्ड नाम का लेजर एग्जिस्ट ही नहीं कराएंगे हम, रेंट रिसीवेबल ही एग्जिस्ट करवाएंगे, और उसी में से इंशाल्लाह अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो रिसीवेबल बैलेंस शीट में करंट एसेट, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो अनअर्न्ड एडवांस, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अभी करते हैं, इसी सवाल के लिए भी करते हैं। ठीक है, सही है। तो अब ये तकलीफ दूर हो गई आपकी भी और एग्जामिनर की भी, अब तो इसमें कोई मसला नहीं है। कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन मैंने कह दिया भाईजान मैं तो दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर। ठीक है, अब अगेन सवाल बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो कैश आया, रेंट कमाया और एसेट को घिसाया भी आपने, 31 दिसंबर 2000 इस्तेमाल जो हो गया। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की एंट्री करने लगे आप। तो आपको याद आया कि 30,000 का एसेट है जिसकी लाइफ 6 साल गिवन है, जबकि आईडीसीईसी लीज से रिलेटेड जो लेसर ने पे की है वो खर्चा भी तो फ़ायदा ही दे रहा है, लीज एग्रीमेंट से फ़ायदा होना है, तभी तो उसने लीज एग्रीमेंट किया है। तो ये 6,000 रुपये की जो लाइफ होगी फ़ायदे की वो 3 साल है। अगली लीज़ करेंगे तो फिर देख लेंगे, खर्चा हुआ तो फिर बाकी के टाइम में उसको इनकम बना एक्सपेंस बना लेंगे। ठीक है, कितना आया 7,000। जी बच्चों, अगले साल की भी एंट्रीज मेरे ख्याल में मैंने की थी। चलो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री होनी है, चौथी भी होनी है, पांचवी भी होनी है, यानी इस साल में सिर्फ 3 एंट्रीज होंगी। ठीक है जी, कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया। तो यकम जनवरी 2010 पर कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। ज़िंदगी आसान है, नोट ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे यूँ भी लिखना साथ ना, पहले स्टार्ट में क्या लिखना, नोट, नोट आए, एंट्री से पहले टॉप पे लिखना। ये ना हो सारा सवाल वो समझते समझते परेशान हो रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है बच्चा, और एंड पे जाके आपने नोट डाला हो। तो मुनासिब क्या जगह है इस नोट की, स्टार्ट। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल एंट्रीज, तो स्टार्ट में ये लिख दो और फिर जनरल एंट्रीज शुरू कर दो। ठीक है ना, ओके, सुकून में तुम भी मैं भी जी। तो कैश कितना आया 766
7600, अच्छा जी, 7600 से कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, और रेंट कमाया तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, वो तो यही वाला ही आएगा। तो 31 दिसंबर 2011 पे कहेगा जी अब मैंने कमा लिया है, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 76, अच्छा 7607, ठीक है। और उसके बाद डेप्रीसिएशन की एंट्री आ गई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो तीसरे साल के अंदर फॉर द ईयर एंडेड, मैंने नोट नहीं मिटाया, आपका नोट टॉप पे होगा, देखो मेरा भी टॉप पे ही आ गया 31 दिसंबर 2011। पहली दोनों एंट्रीज कोई नहीं होनी, तीसरी एंट्री होगी कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 7220, इकतीस दिसंबर 2011 पर जी रेंट कमाया तो रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, ये स्ट्रेट लाइन से ही रिकॉर्ड हो रहा है। कैश चाहे आगे पीछे होता रहे, कैश का आना जाना तो हमने कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा इनकम एक्सपेंस के रिकॉर्ड करने के लिए। और 31 दिसंबर 11 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री हो गई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 7000। ये तीसरा साल कल नहीं किया था, तीसरा साल भी हो गया, थोड़ी रिवीजन भी हो गई, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिस गया, यही चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर की रेंटल इनकम को हम कर भी नहीं रहे, हम सिर्फ इसी लीज को लेकर चल रहे हैं। 3 साल का ये एग्रीमेंट तो कर लिया ना, इसको 3 साल के लिए दिया, अब एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज़ जो है वो बाउंड हो जाती हैं, तो ये तो 3 साल के रेंटल्स डन हो गए ना, तो इसी को लेके चल रहे हैं। उसके बाद वाले जब होगा तब देखेंगे। आप क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, फर्दर जब होगा तो उसका भी कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, हो सकता है स्ट्रेट लाइन कराया लें, हो सकता है ना लें, मतलब हर साल बराबर ना लें, तो फिर अगली रिलीज़ के लिए भी यही काम दोबारा करेंगे। तो पहले 3 साल जो बेनिफिट दे रहा है उसी को तो हमने स्ट्रेट लाइन पे किया है। अब जब अगली बार किराए पे देंगे तो अगली बार किसी नए लेसी के साथ नया एग्रीमेंट हो गया, किसी भी किराए पे हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उन 3 साल का फिर वो फ़ायदा कहलाएगा, ठीक है ना। एसेट 50 साल की ज़िंदगी के लिए हमारे पास है, तो हर 2-4 साल बाद नए बंदे को लीज़ करते हैं, तो हर लीज़ को अलग लेके चलना, यही तो कह रहे हैं कि एसेट अपनी किताबों में रखो और रेंट इनकम कमा रहे हो, बस एसेट को ना निकालो किताबों से। वो रेंट इनकम कमाने का तरीका स्टैंडर्ड ने ये कहा कि रेंट इनकम जो तुमने कमाई है वो बराबर बेसिस पे रिकॉर्ड करो, या सवाल कोई और बेसिस बता दे तो वो भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन सवाल ने अभी तक आज तक ऐसा बताया नहीं। हम कोई एक आधा सवाल देख लेंगे जिसको कोशिश करके कर लेंगे कि वो ना बताए बेस स्ट्रेट लाइन वाली, कोई और बेस। खामोशी केस में भी हम स्ट्रेट लाइन ही करते हैं, अगर वो खुद से कोई और बेस ना बता दे, जैसे वो कह दे कि जी तो आउटपुट मेथड लगा दे, कुछ ऐसा कर दे डिफरेंट, तो जैसा वो कह देगा वैसे इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन पे नहीं करेंगे। लेकिन खामोशी केस में स्ट्रेट लाइन ही यूज़ होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही कहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करो या कोई और अप्रोप्रिएट बेसिस हो। अब वो अप्रोप्रिएट बेसिस कोई और जब भी होंगी सवाल खुद बता देगा, ठीक है। तो 50 साल ज़िंदगी है एसेट की, कभी 5 साल, कभी 4 साल, कभी 3 साल, कभी 10 साल लीज पे दे रहे हैं, तो बस उसी अरसे को अलग से देखते जाओगे। एसेट तो आपकी किताबों में पड़ा है, वो तो हर साल अपनी लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है, वो अपनी जगह पे आ रहा है। ये ऐसे ही है जैसे प्लांट लगा हुआ है, आउटपुट आ रही है और बिक रही है और फायदा आ रहा है, ये आउटपुट नहीं आ रही बल्कि किराया आ रहे हैं, सही है। कुछ गुजारा होगा।
क्वेश्चन नहीं समझ आ रही बात तो बताओ। ठीक, मैंने ऐसे करके देखा ना तो कह रहा है ठीक है ठीक है। अच्छा यार कोई नहीं, पानी शानी यार तुसी पूछा यार अज हैं। अच्छा जी, अब इनकम स्टेटमेंट, और एक मिनट पानी डाल के रखे, मैं इनकम स्टेटमेंट बना लूँ जल्दी से। दो साल की बना लेते हैं जी इनकम स्टेटमेंट, 2009 और 10 जी। रेंटल इनकम आएगी 76 और 76 और एक एडिशनल चीज़। हाँ जी, तो निशानी क्या है? अगर तो फाइनेंस लीज हो लेसर की तो फिर सिर्फ रेंटल इनकम, फिर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम उसकी किताबों में आती है। हाँ, मैन्युफैक्चरर डीलर में एक और चीज़ आएगी, वो जब आएगी तब देखेंगे। तो फाइनेंस लीज हो लेसर की तो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम आती है, और अगर ऑपरेटिंग लीज हो जाए तो इनकम स्टेटमेंट में रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन आती है। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वही IAS 16 वाला, कोई नई चीज़ थोड़ा ही है। ठीक है, तो 2009 के लिए और 2010 के लिए अगर बनाएंगे तो जी PPE के लिए 30,000 का PPE लिया था, नहीं ऐड भी हो गया था, 36,000 कर दो, 36,000 माइनस 7,000। ठीक है जी, फिर ये कितना आ गया? 29,000। अब 29,000 में से 7,000 माइनस कर दो। तीसरा साल भी बना सकते हो आप, बनाना चाहो तो, मैंने 2 ही रख लिए, अगला भी ऐसे ही बनना है। ठीक है, ये मिटा दूँ ये वाला सिर्फ। ठीक है, अगली बात, अगर रेंट रिसीवेबल है तो वो करंट एसेट्स में नज़र आएगा, और अगर रेंट एडवांस में है, अनअर्न्ड है, तो वो करंट दोनों तरफ जा सकता है। अब ये किस तरफ जाया करेगा, ये ज़बानी नहीं करना है, ये आसान सवाल है, मुश्किल में और मुश्किल हो जानी है। इसमें तो शायद कोशिश कर ही लें आप, जुगाड़ लगा लें कि जी कैश आया है 8,000, हमने कमाया है 7600, तो इसका मतलब अनअर्न्ड है। लेकिन ये अप्रोच नहीं रखेंगे, बल्कि अभी तक को मसला तो नहीं है, तो एक वर्किंग और एडिशनल करनी है, और वो वर्किंग 2 कहलाएगी। मेरे ख्याल में यहाँ पे हो सकती है। तो वर्किंग नंबर 2 में मैं रेंट रिसीवेबल का लेजर बना रहा हूँ, और वो मैंने पहले ही उसको कह दिया है कि मैं दोनों रिसीवेबल और अनअर्न्ड दोनों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेंट रिसीवेबल। ठीक है जी। अब वही जो काम किया, आया कमाया घिसाया, तो आया कमाया की एंट्रीज इधर होती हैं, क्योंकि मैंने ये आपको डेटर का लेजर कहा था कि ये डेटर का लेजर है। डेटर के लेजर में 2 एंट्रीज हो रही हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर। बस मैंने कहा था कैश वाली पहले कर दो, तो एंट्री हो रही है कैश डेबिट डेटर क्रेडिट और डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब यही एंट्री है, बस नाम बदल दिया हमने, डेटर की बजाय क्या कर दिया, रेंट रिसीवेबल, और सेल की जगह रेंटल इनकम, और तो कुछ नहीं किया, रेंट रिसीवेबल और रेंटल इनकम, कैश तो वही है। ठीक है, अब ये डेटर का लेजर है, ऊपर नाम पे ना गौर किया करो, डेटर का लेजर है। ठीक है, अब डेटर का लेजर है तो यकम जनवरी पर कैश आया तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो यकम जनवरी 2009 पर 9 पर कैश, और 31 दिसंबर 2009 पर रेंटल इनकम। ठीक है, उसके बाद अगले साल भी ऐसे ही, यकम जनवरी 10 कैश और 31 दिसंबर 10 रेंटल इनकम। लिख दो जगह इनकम, वही एंट्री हो रही, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट।
कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट, इनकम। यानी जो एंट्रीज की हैं, नहीं भी मांगता एंट्रीज तो वर्किंग करनी पड़ेगी, ये वाली वर्किंग टू बैलेंस शीट के बैलेंस को निकालने के लिए। इस सवाल में तो आसान है, आगे मुश्किल हो जाती है। आराम से देखो, कोई मसला नहीं, ये दोबारा भी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक और साल भी रहता है, चलो वो भी वर्किंग में तो कर दूँ ना, वर्किंग तो तीनों साल की बना दूँ, बैलेंस शीट चलो मैंने 2 साल की मांगी है जी। अगले साल भी क्या होगा, 1 जनवरी 11 पर कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, और 31 दिसंबर 11 पर रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। अब ये एक एडिशनल वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बस इसकी पोस्टिंग करें, यानी कि कोई मैंने क्लोजिंग ओपनिंग निकाला, जो सवाल के अंदर ये वर्किंग हुई है ना, ये लेजर इससे भी बन सकता है, ठीक है। कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, इधर देखो एंट्रीज नहीं देखनी उधर, 8000, फिर रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 7607, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 7600, फिर रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 7607, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 7220, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 760। ये कोई मसला तो नहीं था, वही काम किया है। अब लेजर आपको बताएगा रिसीवेबल है या अनअर्न्ड, सुकून से काम हो गया, ठीक है। देर नहीं लगती इतनी ज़्यादा, लेकिन एरर फ्री है, मुश्किल सवालों में काम देगा, ठीक है। इसमें तो ज़बानी पता लग रहा था, लेकिन अगले साल में जाके फिर परेशानी भी हो जाती है। एक साल में तो चलो पता लग गया, अगले में पहले कितना पड़ा था, अब बढ़ा या कम हुआ, पहले अनअर्न्ड था, रिसीवेबल तो नहीं हो गया, रिसीवेबल था अनअर्न्ड तो नहीं हो गया, ज़्यादा कम, पता नहीं क्या कुछ सिचुएशंस बनाता है वो सवाल के अंदर। तो हर सिचुएशन का हल है ये, सिखाया तो आसान सवाल से ही जाता है। ये बन जाएगा, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि क्लोजिंग डेट पर किधर बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे कितना, 393। तो ये लेजर एसेट का है, इसमें बैलेंस इधर आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, कैरी डाउन क्या है, अनअर्न्ड, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2009 पर हमारे पर लायबिलिटी है, ठीक है, रेड मार्क कर देना, ये लायबिलिटी है। कैसे पता लगा, क्रेडिट बैलेंस जो आ रहा है, तो ये क्या है, अनअर्न्ड, ठीक है। ये पर्चे में ये नहीं लिखना आपने, पर्चे में तो बस ये निकल आया, तो आपने कहना अच्छा लायबिलिटी है, कहाँ जाएगी, करंट लायबिलिटी। क्या चीज़ बेटा, आपने 8000 कैश रिसीव किया, इनकम 76 की कमाई, तो कुछ ज़्यादा एडवांस में नहीं ले लिए पैसे। अगर एडवांस में इनकम ले लें तो वो इनकम नहीं होती, वो एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड होती है। बस फनकारी सिर्फ ये लगी हुई है, हर बार थोड़ी बदल सकते हैं, हर सवाल के लिए बदलें, फिर एक सवाल में 2-2 बार बदलें मुमकिन नहीं है, जान छुड़ा ली। इसके ऊपर भी लिख लो आप अपनी याद दहानी के लिए, मैंने सवाल में टॉप पे लिख दिया है, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट। हो सकता है ना एंट्रीज ना मांगी हो, तो वर्किंग के ऊपर भी फिर यही बात लिखनी है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल, लिख देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ, मैं हूँ ना मुलाजिम। फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड unearned rent I have used the word rent receivable, और उसके बाद फिर आपने ये लेजर ओपन कर लिया। अब ये सिर्फ लेजर का नाम और एंट्रीज की हैं, बैलेंसिंग फिगर लेजर बताएगा। लॉजिकली सोचेगा तो समझ भी आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ लॉजिक एक बार सोच लो, कॉन्सेप्ट आ गया। पर्चे के लिए इतना टाइम नहीं लगाना, लॉजिक बैठते सोचते रहो। पर्चे में बस ये लेजर बनाया, ये एंट्रीज की हैं, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। ये करने के बाद अब लेजर के पास जाके पूछा, अगर बैलेंस इस तरफ आ जाता तो ये एसेट का बैलेंस होता, रिसीवेबल करंट एसेट, इधर आ गया तो लायबिलिटी का बैलेंस इस तरफ आता है, तो ये तो सोचे बगैर काम सही हो रहा है। सोचो तब भी पता लग रहा है, क्या रिसीव किया 8000, कमाया अभी सिर्फ 7607, तो बाकी 393 क्या है, अभी कमाया नहीं है, अनअर्न्ड तो लायबिलिटी है। क्लियर है, आगे बढ़े।
ये क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना मत भूलना। अब यही तो फ़ायदा है इस लेजर का, वरना ज़बानी भी कर लेते अगर ये मामला ना होता तो। यकम जनवरी 2010 ब्रॉड डाउन 393। अब बताओ जी, इधर ही है, इधर ही बैलेंस आ रहा है 386, यानी अभी भी क्लोजिंग 31 दिसंबर 10 पे क्या है, अनअर्न्ड है। ये बैलेंसिंग फिगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये बैलेंसिंग निकालते हैं, ठीक है। तो ये अगेन क्या है, अल्लाह करेगा अगले सवाल में दूसरी तरफ चला जाएगा, रिसीवेबल बन जाएगा। फिलहाल तो अनअर्न्ड ही चल रहा है, यानी हम कैश ज़्यादा रिसीव करते हैं, इनकम कम कमाते हैं, तो अनअर्न्ड ही बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगले साल भी क्या करोगे, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओगे सबसे पहले। तो कितना है जी ओपनिंग, 386। आंसर क्या आ रहा है इधर, ये 1 नहीं है असल में, आपने ना यहाँ पे कुछ किया था, 7607 नहीं था मेरे ख्याल से, 6 पॉइंट समथिंग था ना, तो उस राउंडिंग की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डन हो गया, कहानी ख़त्म। अल्टीमेटली ये ख़त्म ही हो जाता है। आप पॉइंट ना यूज़ करें, टिच टैली करेगा। कौन सा टैली, टिच टैली करेगा, ठीक है। अब इससे पता लगा हमें कि हमारे सवाल के अंदर रेंट रिसीवेबल नहीं है बल्कि रेंट, तो ये दोनों लिख नहीं लेने पर्चे में, पर्चे में ये वर्किंग करनी है, और जो निकले तो ये भी हो सकता है कि लीज़ में चलते चलते पहले 1 साल 2 साल अनअर्न्ड था, बाद में तरतीब उसने किरायों की ऐसी रखी, किराए तो मर्जी से है ना, एग्रीमेंट में बैठ के उसने कहा आज आप 100 रुपया दो, अगले महीने अगले साल आप 150 देना, उससे अगले साल आप 80 दे देना, तो मर्जी है, एग्रीमेंट जैसा मर्जी बना लें। तो ये किसी भी वक्त कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ये सारे मसाइल का हल है ये छोटी सी अप्रोच, जिसमें हर चीज़ कवर हो जाती है, जान छूट जाती है। मुश्किल से मुश्किल सवाल इससे हो जाएगा, एडवांस का है, एरियर का है, एनुअल का है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है, सब हो जाएगा, ठीक है। आया कमाया घिसाया, ये एंट्रीज कर ली, फिर बैलेंस शीट बनाते हुए अनअर्न्ड या रिसीवेबल निकालना है, तो ये लेजर बना लिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने तीसरे साल की बनाई नहीं थी। तो 2009 के अंदर आप कहोगे जी वर्किंग 2 से एग्जामिनर आप जाकर देखें, आपको 393 नज़र आएगा, और आपको 386 2010 के लिए अनअर्न्ड नज़र आएगा, ठीक है जी। ऐप पे आ जाए, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। पानी नहीं पिया तो सही भान कितनी देर का मैं किया था, मतलब जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अब और गुंजाइश उधर नहीं है, नोट इधर बना लेते हैं। भाई कोई क्वेश्चन है, पाजी को क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है? चले जी आ जाए आमिर भाई, अपना अहमद भाई, फिर आमिर भाई सुत्ते उठ गए हैं, मैनू किने बुलाया? हाँ मेरे मोबाइल ठीक चल रहा है, हैंग तो नहीं होता? अच्छा, क्या कुछ लिख रहे हैं आप? पढ़ना शुरू कर दिया आपने, सीए करना शुरू कर दिया है? पहले पीआर तावीज़ लिख, पहले पीआरसी में जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अच्छा जी, कंपनी का नाम कोई नहीं है जी, और बनाने लगे हैं हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। पूरा लिखना है आपने, एफएस भी नहीं लिखना। 31 दिसंबर 9 का बना देते हैं जी, मैक्सिमम हो जाएगा। सवाल में दोनों का कहे तो दोनों बना देने, आगे कॉलम डाल लेना ना, दोबारा ना लिखते रहना। अगर वो कहे नोट भी कंपैरेटिव का डाल दो, ठीक है, वरना जब तक कहे नहीं खुद से कंपैरेटिव नहीं बनाना। IS8 के अलावा किसी टॉपिक में हम कंपैरेटिव खुद नहीं बनाते जब तक कहे ना परिचय में। IS8 में तो उसके अपने रूल्स थे। नोट को नंबर शंबर ही बता दो। 7 काफ़ी है फिर जी। लीज का नाम, हाँ, तो लेसी के सवाल में सिर्फ लीज लिखा होता था, लेसर के सवाल में ऑपरेटिंग या फाइनेंस। अच्छा, लेसी की भी और छोटी छोटी 2 लीज़ें हैं, वो लीज़ें फिर किसी वक्त, ठीक है, उनके लिए भी नोट बनाएंगे, लेकिन उनका फिर अपना नाम ही होता है। बहुत आसान है वो काम, छोड़ो वो समझो है ही नहीं, छोड़ो वो समझो है ही नहीं जी। ऑपरेटिंग लीज नहीं,
बेटा वो बाद में आ जाएगा, कोई मसला नहीं, नई चीज़ पहले कर लें। पीपी तो ज़िंदगी में कई बार बनाया, आएगा ज़रूर। भाई इज़ राइट। अगर लेसर की ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर दो नोट बनाता है, एक लीज का, दूसरा पीपीई का। और लेसी की नॉर्मल वाली लीज थी जो कि लेसर की फाइनेंस लीज बनती है, उसमें लेसी फिर दो नोट बनाता था, वो राइट ऑफ यूज़ का और लीज लायबिलिटी का, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग लीज, मैंने कहा नया काम ज़रा पहले कर लें, भाई ने एथों फड़िया आगे जी। कंपनी हैज़, कुछ लिख लो 2-4 अल्फाज, ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि जनरल डिस्क्रिप्शन इसने दी है जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, ठीक है। बस ऐसे कोई नहीं पूरी कहानी लिखने बैठ जाना पर्चे में, और थोड़ी अंग्रेज़ी लिख के बता दो उसको कि आपको पता है जनरल डिस्क्रिप्शन इसको लिखनी होती है इसकी, और ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ओके। तो कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज, ऐसे ही दिल कर रहा था ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज़ लिख दिया। फिर रेंटल्स आर पेएबल इन एडवांस, पेएबल इन एडवांस। उसके बाद अब क्या बनेगा जी आपके ख्याल में, क्या बनेगा जी आपके ख्याल में? मैच्योरिटी एनालिसिस कॉमन चल रहा है अभी तक, जाहिर सी बात है ये भी तो लेसर ने अपने यूज़र को बताने, लेसी बता रहा होता था भाई ने पैसे तैयार करो, पे करने हैं हमने, और ये क्या कह रहा होता है, इतनों के लिए तैयार हो जाओ, रिसीव करने हैं हमने, ठीक है। तो ये सेम है मैच्योरिटी एनालिसिस, 3 नोट्स के अंदर यही बना है, मैच्योरिटी 3 नोट्स में, लीज के लेसी की लीज में, अभी वो है ही एक इसलिए हम कह रहे हैं, लेसी के नोट में भी ये आया था, फिर लेसर की फाइनेंस लीज में भी आया था, और लेसर की ऑपरेटिंग में भी आ रहा है। बस लेसर की फाइनेंस लीज में रिकन्सिलिएशन एडिशनल आइटम है जो ना लेसी के अंदर आता है ना ऑपरेटिंग लीज ऑफ लेसर में आता है, वो एडिशनल काम है, ठीक है। बड़ी गलती पड़ी पाए तुम। मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड, ऐसे कर लो ज़रा, यूडी आपने पूरा लिखना है, कैश फ्लोज, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, उसूल वही हैं, हम नहीं बदलते उसूल। अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे 1 साल के अंदर 1 साल के बाद 2 साल के अंदर बन गया नोट, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर, कितना है जी 7600, फिर 1 to 2 years 7220, और टोटल आ गया 14820। बस इससे आगे नहीं, बस इतना सही नोट है इसका। उसके बाद कोई नंबर पीपीई के नोट का बता दो, 15 कर लेते हैं, आगे चल के बना हमारी शायद लाइबिलिटी साइड पहले चल रही होगी, या बस जो भी था तरतीब हमारी नोट्स की ऐसी थी, ठीक है ना, हमने पहले वो नोट बना लिया, ठीक है भाई, आप पहले पीपी का बना लेना। तो प्रॉपर्टी प्लांट पूरा लिख ही देता हूँ, एंड इक्विपमेंट, FAR 1 की यादें ताज़ा हो गई, अल्लाह करे यादें ही रहे। वैसे ये नोट आपको FAR 2 में भी बनाना ही पड़ना है, इसलिए कोई बात नहीं, बनाया भी है आपने, लेकिन वो IS 38 का बनाया था, गम ना करें, IS 16 वाला PPE का नोट भी आगे आएगा बनाने के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। तो PPE के अंदर जी एक ही एसेट है, सॉरी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और सवाल में कोई एडिशन तो है, चलो ओपनिंग एडिशन, कोई डिस्पोजल वगैरह का जिक्र नहीं है, तो पर्चे में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ओपनिंग एडिशन और क्लोजिंग, बस ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना, बस जो है वही लिखो। एक्यूमुलेटेड, हाँ एक्डेप ना लिखना, ये पूरा लिखना। उसके बाद ओपनिंग, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और क्लोजिंग। और फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है जी, बुक वैल्यू जो फेस के ऊपर नज़र आएगी। अच्छा बच्चों, अब 31 दिसंबर 2009 का नोट बना रहे हैं, सिर्फ वही कर लो जी। ओपनिंग कोई नहीं था, 9 में कोई था एसेट,
यकम जनवरी 2009 पे ये एसेट खरीदा है, ओपनिंग में नहीं था, ठीक है। तो 30, लेकिन 30 + 6000 था, 36,000 आ गया। तो ये जनाब क्लोजिंग बन गया कितना जी, 36,000। उसके बाद कोई ओपनिंग एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं थी, इस साल की आ गई 7,000 और क्लोजिंग में यही बन गया 7,000। ना यार, आप बंद होना पसंद करेंगे एक दफ़ा, हो लें। रीस्टार्ट करें ताकि 5 मिनट छुट्टी मिले, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा फेवर थे बताओ, 70। जी क्लोजिंग 7,000 और बुक वैल्यू 29,000। चलो जी, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ही हो गया। ऑपरेटिंग लीज इज़ ओवर, अब बस प्रैक्टिस करते हैं इसकी आज थोड़ी मज़ीद, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज कैसे पता चली, 5 टेस्ट लगाए, सबका जवाब नो आया। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब रेंटल्स को स्ट्रेट लाइन पर निकाल लेते हैं, फिर एसेट ख़रीदने की एंट्री करते हैं लेकिन उसको किताबों से निकालेंगे नहीं। फिर कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसा, फिर कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसा, फिर कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसा। उसके बाद एंट्रीज़ मांगी थी तो ये रिक्वायरमेंट थी, उसने एंट्रीज़ नहीं मांगी, उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मांग ली। तो एंट्रीज़ को मत देखो। अब P&L बनाते हुए, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आपने ये स्ट्रेट लाइन वाली इनकम उठा ली और डेप्रीसिएशन भी आपने जाहिर सी बात है कैलकुलेट करनी ही है, यहीं पे कर लेंगे। एंट्रीज तो की नहीं होंगी आप, माजरत मैंने लिखा नहीं था। अब आप कहोगे सर ये तो ना करें, अब एक एक्सपेंस है। वैसे एक्सपेंस और इनकम लिखा होना भी काफ़ी है, प्लस माइनस ना भी करें तो भी चलेगा, सही है, नंबर मिलेंगे। उधर लिखा तो हुआ ये एक्सपेंस और ये इनकम है, फिर भी चलें आपकी तसल्ली के लिए। उसके बाद बैलेंस शीट में PPE ने आना है, बिल्कुल जैसे आज तक आता था वैसे ही, 30,000, 36,000 माइनस 7,000 और फिर 36 - 7 भी कर सकते हैं, 29,000 - 7 भी कर सकते हैं। ये ऐसे निकला था। फिर रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड के लिए वर्किंग 2 करेंगे आप। ये वर्किंग में आपने वही कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, रेंट कमाया पहले लिखना है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखना। उसके बाद बस सिर्फ देख लो कंपेयर करके, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर गिरती है मतलब डेबिट बैलेंस है, ज़रा देख लो इधर भाई, बैलेंसिंग फिगर अगर नीनो आ रही है आपको, हैं अगले को कह रहा हूँ हुसैन जी, अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ गिरती है तो मतलब रिसीवेबल करंट एसेट्स में शो कर देना, और अगर इधर गिर जाती है तो अनअर्न्ड मतलब लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज़ में शो कर देना। हर साल के लिए ये बैलेंस निकल आएगा, जो मर्जी सिचुएशंस बनाता रहे, ये सबसे आसान अप्रोच है। इसके बाद अगर नोट की बात करें तो लेसर ऑपरेटिंग लीज के अंदर ये सादा सा नोट बनाता है जिसमें सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस लिखा जाता है, वही जैसे बन रहा था। लेकिन एक एडिशनल चीज़ क्या आ गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट, क्योंकि ये एसेट इसका है, इसकी किताबों में है, इसी ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यही 29,000 आपको इधर नज़र भी आ रहा है, तो नोट उसी का ही बनता है जो बुक वैल्यू जाती है बैलेंस शीट के फेस पे, वो ज़रा पहले करवा दिया था अलग से, ठीक है। सही है भाई, वो वर्ली साइड बोर्ड की मिटवा दें, पार्ट 2 स्टार्ट कर दें बेशक आप।